कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वालों का मेरे चैनल चारुचंद्र पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो भारतीय संविधान है उससे संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो साथियों, आज हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान की विशेषताएं। आप सभी इस बात से विदित होंगे कि संविधान किसे कहते हैं। आप सभी ये जानते होंगे संविधान क्या है। तो संविधान एक प्रकार के लिखित कानूनों का एक संग्रह है जिसके द्वारा देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। कानून का समूह भी कह सकते हैं आप संविधान को, और नियमों का समूह भी कह सकते हैं, और जिसका उद्देश्य किसी भी देश की शासन व्यवस्था का संचालन करना होता है। तो हमें यहाँ पर भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन करना है, और इसमें जहाँ तक संभव हो मैं सरल से सरल भाषा में और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इस टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इस भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, सबसे पहली विशेषता है कि जो हमारा संविधान है वह लिखित संविधान है और दुनिया का सबसे विशाल संविधान है, और तीसरा यह संविधान निर्मित है। तो पहली विशेषता बनती है लिखित, निर्मित और विशाल संविधान। नंबर 1 लिखित, निर्मित और विशाल संविधान। तो स्वतंत्रता के समय संविधान सभा का निर्माण आप देखते होंगे। आपको ये पता होगा जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के साथ साथ भारत में संविधान सभा का गठन हुआ, और भारतीय संविधान सभा ने ही भारत के लिए एक लिखित संविधान तैयार किया। तो संविधान सभा का गठन कब होता है? संविधान सभा का जो गठन आपका 9 दिसंबर 1946 को होता है। 9 दिसंबर को इसकी पहली बैठक होती है, और भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगता है। यह भी एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो भारत का संविधान है उसको बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 21118। तो आप इसको ऐसे याद करें, जैसे 2 आया, 2 के बाद 11 आया, अर्थात 11 भी 2 के समान है, 112 और 21118। आप ऐसे याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। विकल्प में भारतीय जनता भी हो सकता है और भारतीय संविधान सभा भी हो सकता है। तो इसका उत्तर होगा आपका भारतीय संविधान सभा के द्वारा इसका निर्माण किया गया। गठन कब हुआ संविधान सभा का? 9 दिसंबर 1946 को। और जो संविधान सभा है इसने अपना कार्य जो पूरा किया, या भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण और फैक्ट है कि विश्व में जो इंग्लैंड है उसका जो संविधान है वो अलिखित है। उसके संविधान का कुछ हिस्सा लिखित है और कुछ हिस्सा अलिखित है, और अलिखित संविधान का भी
जो प्रावधान है उसका भी वहाँ पर लोग पालन भी करते हैं। और एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है इसमें, विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान किस देश ने तैयार किया? तो विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान को तैयार करने का जो श्रेय जाता है वो संयुक्त राज्य अमेरिका को जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान की परंपरा किस देश से प्रारंभ होती है? ये होती है आपकी अमेरिका से। और जो भारत का जो संविधान है वो लिखित है और निर्मित है। निर्मित किसने किया? संविधान सभा ने। किसने लिखा? संविधान सभा के द्वारा लिखा गया। और यह संविधान विशाल संविधान है, अर्थात भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हालांकि भारत की सबसे ज़्यादा चाइना की पॉपुलेशन है, लेकिन गौर करने की बात है कि चीन जो कंट्री है, चाइना, वह लोकतांत्रिक नहीं है। वो एक प्रकार की वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही चलती है। लेकिन भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और दुनिया का सबसे विशाल संविधान भारत का ही है। दो फैक्ट आप याद करें ना, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान वाला देश भारत। भारत का जो संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 12 अनुसूचियां भारत में है। तो ये 3 फैक्टर आप याद कर लीजिए, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। तो लेकिन ये जो अनुच्छेद थे 395, ये मूल संविधान में थे। अब इसमें हमारा जो संविधान उसमें संशोधन होने के बाद इसमें कुछ अनुच्छेद और जुड़ गए और विद्वानों के मुताबिक इसमें 444 से अधिक अनुच्छेद हो चुके हैं। कितने? 444 से अधिक हो चुके हैं अनुच्छेद। 444 और इसमें अगर जो मूल संविधान है उसमें अनुच्छेद पूछता है तो 395 हैं। अगर विकल्प में 395 है तो वो सही है, लेकिन 444 के आसपास का कोई विकल्प आपको मिलता है तो उसका उत्तर 444 होगा। तो इसको याद आप ऐसे करेंगे 395, ठीक है। और इसमें कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, ठीक है। तो ये बराबर भागों में बटा है, अर्थात 2-2। तो अब ये इसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे कि भारत के संविधान में कितने भाग हैं। तो कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। और ये संविधान बराबर भागों में अर्थात 2 भागों में बराबर रूप से बटा है। 2 भाग अर्थात 2 और बराबर अर्थात 2, अर्थात 2-2 अर्थात 22, बराबर 2-2 22। और इसकी जो इसमें क्या है, इससे 10 कम कर लीजिए, 10 कम कर लीजिए अर्थात 12 क्या है? अनुसूचियां हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज और यह है, जब भारत का संविधान जो पेश हुआ या जो मूल संविधान था उसमें 12 अनुसूचियां नहीं थी। इसमें कितनी अनुसूचियां थी? उसमें 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। तो ये आप याद करें कि भारत का संविधान लिखित संविधान है, निर्मित संविधान है और विशाल संविधान है। अब तुलना करते हैं, चलिए तुलना करते हैं। भारत का जो संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद है, लेकिन विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके यहाँ मात्र 7 अनुच्छेद हैं, मात्र 7 अनुच्छेद, ठीक है। अमेरिका में 50 राज्य हैं और मात्र 7 अनुच्छेदों से उसकी पूरी की पूरी संघात्मक शासन प्रणाली संचालित होती है। तो भारत में 395 अनुच्छेद हैं, तो इतना विशाल हमारा संविधान है। दूसरी विशेषता की बात करते हैं, यह संविधान जन प्रभुत्व पर आधारित है। दूसरी विशेषता हो गया आपका जन
जनप्रभुत्व पर आधारित। तो यहां पर जनप्रभुत्व क्या है? जनप्रभुत्व का अर्थ है कि जो भारतीय संविधान का निर्माण करने में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया वो भारतीय जनता ने दिया। हालांकि भारत का जो संविधान है वो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली पर आधारित है और लोकतंत्र में जो शासन प्रणाली है उसमें जनता का प्रभुत्व होता है और जनता ही देश की एक सर्वोच्च बिंदु है। और जो भारत का संविधान है उसकी प्रस्तावना में भी एक शब्द, ये एक पंक्ति आती है, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, ये हमारी प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति में ये उद्घोष किया गया है, हम भारत के लोग। हालांकि ये हम भारत के लोग, हमने इस वाक्य को अमेरिका के संविधान से लिया है। अमेरिका का जब संविधान तैयार हुआ था उसकी प्रस्तावना में भी हम अमेरिका के लोग, ये वाक्य उद्घोषित है। तो हम भारत के लोग भारत की जो जनता है उसकी संप्रभुता की ओर इशारा करती है और यहाँ पर जो सर्वोच्च शिखर बिंदु पर है वो जनता है। ठीक है। तीसरा आपका संघात्मक संविधान। तो अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारत का संविधान संघात्मक संविधान के तत्व इसमें जुड़े हुए हैं। तो अब जो भारत का जो संविधान है वो संघात्मक है। इसके जो विशेषताएं हैं, नंबर 1, भारत का लिखित संविधान। ठीक है, भारत का जो लिखित संविधान है वो इसके संघात्मक शासन की ओर इशारा करती है। ठीक है, जिसकी विशेषता मैं आपको पहले बता दी। भारत में लिखित संविधान है, ये लिखित संविधान भारत में संघात्मक शासन की ओर इशारा करती है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण तत्व यह है कि जो अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1 में ये लिखा गया है भारत राज्यों का एक संघ है। तो संघात्मक का अर्थ ये है, यहाँ पर भारत में राज्यों का शासन भी संचालित है और केंद्र का शासन भी संचालित है। तो अनुच्छेद 1 क्या है, उसमें लिखा गया भारत राज्यों का संघ है, लेकिन राज्य भी हैं और केंद्र भी है। संघ में से केंद्र। ठीक है, तो ये ढांचा भारत के संघात्मक शासन की ओर इशारा करती है। इसके अलावा जो भारतीय संविधान है उसमें जो शक्तियों का बंटवारा है, शक्तियों का बंटवारा 3 रूपों से है। ठीक है, शक्तियां का जो बंटवारा है, नंबर 1 संघ सूची, राज्य सूची और तीसरा है आपका समवर्ती सूची। तो संघ सूची में जो कानून बनाएगी वो केंद्र बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार और समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाते हैं। ठीक है, तो ये विशेषताएं थी जो भारतीय संविधान में संघात्मकता के तत्वों को स्पष्ट करती है। तो संघात्मक भारत का जो संविधान है उसमें केवल संघात्मकता के गुण नहीं है, बल्कि इसमें एकात्मकता के गुण भी विद्यमान है। एकात्मकता के लक्षण। तो एकात्मकता के लक्षण क्या हैं? तो भारत राज्यों का संघ है, ये हमने मान लिया, लेकिन इसमें एकात्मकता के गुण क्या हैं? एकात्मकता के गुण ये हैं कि भारत में एक एकल नागरिकता विद्यमान है।
एकल नागरिकता, जैसे कि भारतीय संविधान में जो भाग 2 है उसमें नागरिकता के प्रावधान दिए गए हैं, और तो जो भारत का संविधान है वो भारत में एकल नागरिकता ही प्रदान करता है, अर्थात भारत की नागरिकता, ठीक है, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। और जो अमेरिका का संविधान है वहाँ पर दोहरी नागरिकता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था अमेरिका में 50 राज्य हैं, 50 राज्यों के नागरिक जो हैं उनको 2 प्रकार से नागरिकता मिली है, एक है आपका राज्य की नागरिकता और एक है देश की नागरिकता। लेकिन भारत में एकल नागरिकता ही मिली है, जो भारत में एकात्मकता के सारगर्भित लक्षण को प्रस्तुत करती है। और इसके अलावा भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली भी है। भारत में जो न्याय प्रणाली है वो कैसी प्रणाली है? एकीकृत न्याय प्रणाली। तो भारत में जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है। एकीकृत का मतलब का अर्थ ये है यहाँ पर कि यहाँ पर जो सबसे निचले स्तर पर आप देखेंगे जिला न्यायालय होता है। जिला जो न्यायालय किससे जुड़ा होता है? उच्च न्यायालय से, ठीक है। जैसे उदाहरण के रूप में उत्तराखंड को ले लें, उत्तराखंड में प्रत्येक जिले में क्या है? जिला न्यायालय हैं। और जब आपको जिले के न्याय निर्णय से संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप न्याय मांगने के लिए अपील कहाँ कर सकते हैं? उच्च न्यायालय। और उच्च न्यायालय हमारा कहाँ है? नैनीताल में है। और यदि आप उच्च न्यायालय के निर्णय से भी संतुष्ट नहीं हैं तो आप सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अर्थात जो जिला न्यायालय है वो किससे जुड़ा है? वो जुड़ा है आपका उच्च न्यायालय से। और उच्च न्यायालय किससे जुड़ा है? सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय से, ठीक है। तो ये हमारे जो एकीकृत न्याय प्रणाली है वह भारत में एकात्मकता के गुण को स्पष्ट करती है। अगली विशेषता जो भारतीय संविधान में एकात्मकता के तत्व को स्पष्ट करती है वो है आपका अखिल भारतीय सेवाओं का गठन। अखिल भारतीय सेवाओं का गठन ये आपका आर्टिकल 312 में इसका प्रावधान है। इसके अंतर्गत आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसी सेवाएं आती हैं। इसके अलावा राज्यपाल का जो पद है वो भी एकात्मकता के तत्व को स्पष्ट करता है। राज्यपाल का पद, राज्यपाल है उसकी भूमिका राज्य में जिस प्रकार राष्ट्रपति केंद्र में होती है उसी प्रकार की भूमिका राज्यपाल की राज्य में होती है। लेकिन ये राज्यपाल जो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही अपने पद पर बना रहता है। ये भी आपका जो एकात्मकता के तत्व हैं स्पष्ट करता है। अब हम बात करते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली ये भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता में एक है। तो संसदीय शासन प्रणाली के तहत जो कार्यपालिका होती है वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और व्यवस्थापिका का काम होता है व्यवस्था बनाना या कानून बनाना, ठीक है। इसको विधान पालिका भी कहते हैं, ठीक है। और जो व्यवस्थापिका होती है उसको संसद कहते हैं। और संसद के 3 अंग हैं। जब भी संसद में कोई कानून बनता है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये इसके 3 अंग हैं। और इन तीनों अंगों के माध्यम से ही कानून बनता है।
जैसे लोकसभा में जब कोई कानून विधेयक जाता है तो उसके 2/3 मेंबरों से उसका बहुमत जब तक स्पष्ट न हो तब तक ये आगे नहीं बढ़ता है। जब 2/3 बहुमत से ये पारित हो जाता है फिर ये राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में यही प्रोसेस चलती है, वहाँ पर भी 2/3 बहुमत से ही ये पारित होता है। फिर उसमें अंत में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, तब जाके वो कानून बनता है। तो ये आपकी संसदीय शासन प्रणाली के तहत होता है ये प्रक्रिया। अब हम बात करते हैं धर्म निरपेक्ष राज्य। धर्म निरपेक्ष राज्य। तो जो धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ यह है कि भारतीय संविधान में कोई भी भारतीय संविधान किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है और राष्ट्र का कोई भी हमारे देश का कोई भी हमारा जो राष्ट्र है उसका कोई भी धर्म नहीं होगा, अर्थात वो धर्मनिरपेक्ष होगा। जैसे हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, उसका राष्ट्रीय जो धर्म है वो आपका इस्लाम है, लेकिन हमारा कोई धर्म नहीं है, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा। जनता को जो भी धर्म अपनाना है वो अपना सकता है और यही प्रावधान आपके मौलिक अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान के मूल में जो प्रस्तावना थी उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं जुड़ा था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें ये आपका धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया और धर्मनिरपेक्ष को पंथ निरपेक्ष कहते हैं। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, उसमें राष्ट्रीय अखंडता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो इसकी जो ट्रिक है वो है आपका सपेरा। इसकी जो ट्रिक है आपका वो है आपका सपेरा। इसमें 100 से बनता आपका समाजवादी और पौ से बनता आपका पंथ निरपेक्ष और रा से बनता आपका राष्ट्रीय अखंडता। ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्रीय अखंडता। अब भारत के जो प्रस्तावना में है उसमें 5 महत्वपूर्ण शब्द हैं। इसकी भी एक शानदार ट्रिक है। यह ट्रिक है आपकी प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द हैं। इसकी ट्रिक है आपका प्रसाद लोग, प्रसाद लोग। इसमें प्र से बनता है प्रभुत्व संपन्न और सा से समाजवादी और ध से धर्मनिरपेक्ष और लोक से बना आपका लोकतांत्रिक और गौ से बना आपका गणराज्य। तो भारतीय संविधान में ये सारे शब्द हैं, इसको भी आप ट्रिक से याद कर लें। प्रसाद लोग अर्थात जो संविधान है उसमें जो लोग हैं उनका प्रसाद है, अर्थात प्रसाद लोग, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। प्रसाद को आप मंदिर के प्रसाद के रूप में भी याद कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो भारतीय संविधान है उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान भी है। सार्वभौमिक वयस्क जो मताधिकार है उसका अर्थ यहाँ पर यह है कि भारतीय संविधान में जो सार्वभौमिक का अर्थ है सभी लोग, अर्थात चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जिसकी उम्र मतदान के लिए हो चुकी है वो मतदान करेगा। अर्थात भारत में वर्तमान में 18 वर्ष से ऊपर का वयस्क क्या करता है, मतदान कर सकता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। लेकिन पहले ये प्रावधान नहीं था। भारतीय संविधान के मूल में 21 वर्ष का व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग करता था, लेकिन 1989 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में एक तारकुंडे समिति बनाई जिसके अनुशंसा पर भारत में जो मताधिकार के लिए जो एज थी 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। इसके लिए 1989 में आपका 61वां संविधान संशोधन किया गया।
61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के लिए, और जिसमें जो एज थी मतदान के लिए 21 से घटाकर 18 वर्ष से कर दी गई। और तारकुंडे समिति भी इससे जुड़ी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो भारतीय संविधान है इसमें अन्य विशेषताएं, जैसे इसमें मौलिक अधिकार भी जुड़े हैं, नीति निर्देशक तत्व भी जुड़े हैं। तो ये सारे के सारे भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। आज का ये टॉपिक भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित था। मैं आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया और आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और मेरे चैनल चारुचंद्र को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।